हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव में। आज की वीडियो में देखेंगे न्यूट्रिशनल असेसमेंट। इसके इंट्रोडक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन का। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो होता है, किसी व्यक्ति का पोषण स्तर जो होता है ना, कई कारक से प्रभावित होता है। किसी एक कारक से नहीं प्रभावित होता है, बहुत सारे कारक से प्रभावित होता है। यह भोजन की मात्रा व प्रकृति द्वारा प्रभावित होता है। जैसे समुदाय में मौजूद बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसके पोषण स्तर का आकलन समुदाय के स्वास्थ्य आकलन में काफ़ी ही सहायक होता है। तो यही है इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। तो पोषण संबंधी मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, निम्नलिखित हैं, नीचे दिए गए हैं। तो पहला है, जैसे लोगों की पोषण संबंधित समस्याओं का आकलन करने के लिए न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्यों किया जाता है, तो लोगों की पोषण संबंधित समस्याओं का आकलन करने के लिए। दूसरा है, समुदाय अथवा व्यक्तियों की पोषण स्तर का आकलन करने के लिए। तीसरा है, कुपोषण और अल्प पोषण का पता लगाने के लिए। जैसे समुदाय में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, तो कितने परसेंट लोग कुपोषित हैं और कितने अल्प पोषित हैं, उसका पता लगाने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कि पोषण के आकलन की विधि, मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो पोषणीय स्तर के आकलन हेतु निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो पहला तकनीक क्या है, पहला तकनीक है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। दूसरा है वाइटल एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। तीसरा है फंक्शनल असेसमेंट। चौथा है बायोकेमिकल इवैल्यूएशन। पांचवा है असेसमेंट ऑफ डाइटरी इनटेक। छठा है इकोलॉजिकल स्टडीज। सातवां है एंथ्रोपोमेट्री। कितने ऐसे मेथड्स थे न्यूट्रिशनल असेसमेंट के, तो 7। पहला है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, दूसरा है वाइटल एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, तीसरा है फंक्शनल असेसमेंट, चौथा है बायोकेमिकल इवैल्यूएशन, पांचवा है असेसमेंट ऑफ डाइटरी इनटेक, छठा है इकोलॉजिकल स्टडीज तथा सातवां है एंथ्रोपोमेट्री। तो यहाँ पे अब हम लोग डिटेल्स में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहला है जैसे कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या पॉइंट लिखेंगे हम लोग पेपर में, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह पोषण स्तर का पता लगाने का सबसे सरल तरीका है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि नैदानिक मूल्यांकन द्वारा कुपोषण का पता लगाया जाता है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कुपोषण की स्थिति में पूरक आहार के उपयोग द्वारा उपचार किया जाता है। जैसे समुदाय में हम लोग हैं, समुदाय में कुछ कुपोषित लोग मिल गए, तो उसका उपचार कैसे करेंगे, तो हम लोग सप्लीमेंट्री देंगे उसको, डाइट सप्लीमेंट्री डाइट दे करके उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा आ जाता है वाइटल एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। तो इसके अंतर्गत पोषण से संबंधित आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें कुपोषण के कारण होने वाली मृत्यु कितनी है, कुपोषण के कारण बीमारी के दर के आंकड़े कितने हैं, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे की पॉइंट्स दिए गए हैं कुछ यहाँ पे वाइटल एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के। जैसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कितनी है। लो बर्थ वेट बेबीज, जैसे जन्म के समय सामान्य से भी कम वजन वाले बच्चे हैं, तो उसकी संख्या कितनी है। उसके बाद तीसरा है जीवन की प्रत्याशा दर, जिसमें औसत आयु जो एक व्यक्ति जीता है वो कितना है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनल असेसमेंट। तो फंक्शनल असेसमेंट में क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो इसमें इसके अंतर्गत शरीर के कार्य का आकलन किया जाता है, शरीर में कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं। जैसे आरबीसी फ्रेजिलिटी जो होती है, जो विटामिन ई से प्रभावित होती है। ठीक है। दूसरा है डब्ल्यूबीसी की क्रियाविधि। तो डब्ल्यूबीसी की क्रियाविधियाँ किससे इफ़ेक्टेड होती हैं, तो आयरन से, जिंक से, सेलेनियम से, इससे प्रभावित होती है डब्ल्यूबीसी की क्रियाविधियाँ। उसके बाद नर्वस एनर्जी किससे प्रभावित होती है, तो विटामिन बी व जिंक से इफ़ेक्टेड होती है। कौन, तो नर्वस एनर्जी इफ़ेक्टेड होती है। ठीक है। अब हम लोग चौथा देखेंगे बायोकेमिकल इवैल्यूएशन। तो इसके अंतर्गत आती है कि इसमें शरीर के तरल पदार्थ की जांच की जाती है। जैसे हेमोग्लोबिन जो हो गया, लिक्विड फॉर्म में ही हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, तो बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी है, अगर कमी है तो उसको एनीमिया हो गया है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूल और यूरिन टेस्ट करेंगे। स्टूल और यूरिन टेस्ट करके असेसमेंट करेंगे, जैसे इसमें परजीवी संक्रमण और पोषक तत्व की उपस्थिति का पता चलता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं 5वां है असेसमेंट ऑफ डाइटरी इनटेक। भोजन संबंधित सर्वे में व्यक्ति अथवा समुदाय द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोज्य पदार्थ का आकलन किया जाता है, जैसे कि कितने क्वांटिटी में भोजन को लिया गया है, किस क्वालिटी का है। तो ये सभी हम लोग किस में असेसमेंट करेंगे, डाइटरी इनटेक में करेंगे, ठीक है। उसके बाद है सर्वे जो करेंगे टीम के कार्य के थ्रू करेंगे, घर घर जा करके, जैसे घर घर जाएंगे सर्वे द्वारा, घर घर जा करके आहार का डाटा लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चनरी मेथड से लोगों से उनके पसंद नापसंद और खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर काउंसलिंग किए जाते हैं। सर्वे के दौरान लोगों को संतुलित आहार बैलेंस डाइट के बारे में एजुकेशन दी जाती है काउंसलिंग करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल स्टडीज़। इकोलॉजिकल स्टडीज़ के अंतर्गत आते हैं यह विधि व्यक्ति के आसपास के वातावरण और सामाजिक कारकों का पोषण पर प्रभाव जानने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आता है, इसमें स्वच्छता, जल आपूर्ति और आवास की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। परिवार की आय क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, पोषण को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसकी जांच की जाती है किसके द्वारा, तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस के अंतर्गत आता है खान पान की परंपराएं कैसी है, वर्जनाएं इसमें कैसी शामिल है, ठीक है, ये सभी आती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भोजन संतुलन तालिका, फूड बैलेंस शीट। तो यह एक सांख्यिकीय उपकरण होता है जो किसी देश या क्षेत्र में भोजन की उपलब्धता का आकलन करता है कि देश में कितना भोजन है, अगर है तो कितना उपलब्ध कराया गया। ये सारी असेसमेंट किस में आएगा, तो फूड बैलेंस शीट में आएगा। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ फूड सप्लाई। यह बताता है कि एक निश्चित अवधि में कुल कितना भोजन उत्पादित और उपभोग किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति उपलब्धता, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। इसके द्वारा यह गणना किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए औसतन कितनी कैलोरी और प्रोटीन उपलब्ध करवाया गया है, ठीक है। पर कैपिटा समझ में आ रहा है कि पर कैपिटा क्या है, तो इसके द्वारा यह गणना किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए औसतन कितनी कैलोरी और प्रोटीन उपलब्ध करवाया गया है। इसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आयात निर्यात का प्रभाव क्या है, तो इसमें बाहर से मंगवाए गए, जैसे किसी दूसरे देश से मंगवाए गए और किसी दूसरे देश में भेजे गए अनाज का भी हिस्सा रखा जाता है किसमें, तो आयात निर्यात का प्रभाव इसमें ही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंथ्रोपोमेट्री, और ये लास्ट है। यह पोषण स्तर को मापने का सबसे प्रचलित और भौतिक तरीका है, जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों का माप लिया जाता है कि जैसे कि हाइट, वेट, बच्चे का हाइट वेट चेक करते हैं ना, तो उससे पता चलता है शरीर का रचनात्मक माप, उससे भी पता चलता है कि बच्चा कुपोषित है या अल्प पोषित है, ठीक है। तो हम लोग उससे पता करेंगे। और हाइट वेट जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि आयु के अनुसार सही वजन है कि नहीं, लंबाई का होना अच्छे पोषण का संकेत है। अगर आयु के अनुसार सही वजन और लंबाई नहीं है तो इसका मतलब बच्चा कुपोषित है, ठीक है। उसके बाद मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस देखेंगे। इसका उपयोग विशेष रूप से बच्चों में तीव्र कुपोषण, माल न्यूट्रिशन की जाँच के लिए किया जाता है। मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस क्यों जाँच किया जाता है, तो बच्चों में माल न्यूट्रिशन है या नहीं इसकी जाँच के लिए चेकअप किया जाता है। उसके बाद स्किन फोल्ड थिकनेस, त्वचा की मोटाई कितनी है, शरीर में मौजूद वसा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है इसकी असेसमेंट। उसके बाद आता है बॉडी मास इंडेक्स, BMI। आपके एग्जाम में BMI का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, तो BMI का फुल फॉर्म हो जाएगा बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, तो वजन और लंबाई के अनुपात से यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति सामान्य है या कम वजन का है या मोटापे से ग्रस्त है। तो किससे पता करेंगे, BMI से, बॉडी मास इंडेक्स से, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लियो, और कोई भी क्वेश्चन अगर एराइज हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालो और पूछो कि मतलब क्या है, या फिर कोई भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो आप बताओ कि इसमें प्रॉब्लम है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगले वीडियो आपके फ़ोन में आ जाए, ठीक है।